आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दो महान राज्य। यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम दो महान राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला राज्य हमारा है वो कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दूसरा राज्य जो है वातापी। कन्नौज के अंदर एक महान राजा हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिनका कार्यकाल क्या था? 606 से लगाकर 647 तक ईस्वी पूर्व था। ये हर्षवर्धन जो थे वो थानेश्वर के क्या थे? सम्राट यानी कि राजा बने थे। आया समझ में? हर्षवर्धन के जीवन में उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। वो न्यायप्रिय थे, कर्तव्य पालन थे, और यहाँ तक कि वो नियमित कार्य करते थे। यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे क्या थे? साहित्यकार भी थे। यहाँ तक कि ये महान रचनाएं, इनकी जो महान रचनाएं, इनके बारे में अगर हमको पता लगाना है तो दो संस्कृत के अंदर, एक है हर्षचरिता और एक है कादम्बरी। हर्षचरिता और कादम्बरी के अंदर संस्कृत में किसके बारे में? सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। इनकी नाटक, इन्होंने बहुत सारे नाटक भी किए, जैसे कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का ये इनके प्रमुख नाटक हुआ करते थे। राज्य, इन्होंने अपने राज्य के अंदर एक विद्यापीठ का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? नालंदा विद्यापीठ। अब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे किस प्रकार से राजा हर्षवर्धन जो थे वो सम्राट हर्षवर्धन बने। उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या क्या ऐसे कार्य करे थे। थोड़ा पढ़ते हैं। दो महान राज्य, जैसा अभी आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया था, कन्नौज। कन्नौज के दो महान राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की ईस्वी कब से रहा था? 606 से लगाकर 647 तक। 606 से लगाकर 647 तक इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने से बड़े भाई राजवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी संभालते थे। पिता की मृत्यु के बाद कौन संभालते थे? बड़े भाई, जिनका नाम क्या था? राज्यवर्धन। घोड़ा राजा शशांक से धोखा देने से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बहन राजश्री का मालवा के राजा देवगुप्त ने उन्हें क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। ऐसे विपरीत संयोग में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन को ने थानेश्वर यानी कि पंजाब और हरियाणा की राजगद्दी संभाली थी। देखो बच्चों, पहले क्या होता है? उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई थे, उन्होंने राजगद्दी संभाली, परंतु एक राजा था जिसका नाम क्या था? गौड़ राजा शशांक। शशांक ने उनको क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था, और उनकी बहन को भी क्या बना दिया था? कैद। राजा देवगुप्त ने उनको क्या कर दिया था? कैद कर दिया। ऐसे संयोग के अंदर अब हमारे जो राजा बने थे वो कौन बने थे? हर्षवर्धन, जो कहाँ के? थानेश्वर के। राजसत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। जैसे ही वो राजा बने, यानी कि राज्य सत्ता को संभाला, यानी कि राज्य के शासन को संभाला, वैसे ही उन्होंने अपनी बहन किसको? राजश्री को क्या करवा दिया? उस कैदी से मुक्त करवा दिया। वनवासी स्त्रियों को, वनवासी का मतलब क्या होता है बच्चों? वन में रहने वाली स्त्रियों को और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन ने राजश्री का विदेह के जंगलों में सती होने से भी रोकने में उनकी सफलता प्राप्त की। पहले के समय में क्या होता है? जब किसी के हस्बैंड की यानी कि पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री को क्या होना पड़ता है? सती होना पड़ता है। तो उस सती से किसने बचाया था? राजा हर्षवर्धन ने उनको बचाया था। इस समय कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का राज्य बिना का होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। उनकी बहन क्या हो गई थी? विधवा हो गई थी, और उसके राज्य को भी अपने अधिकार में ले लिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। इसके पश्चात उसने मालवा के राजा देवगुप्त को क्या कर दिया? हरा दिया। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में उनके कामरूप असम के राजा भास्कर का वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किया। जो गौड़ राजा था वो शशांक जो था, उनके पिताजी को धोखा, उनके भाई को धोखे से मारा था, उनके साथ भी उन्होंने क्या? युद्ध में जीत गए। बाद में उस विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक को परास्त किया। उस राज्य का अधिकांश भाग भी क्या कर लिया? उन्होंने जीत लिया। किसने जीत लिया? सम्राट हर्षवर्धन ने। मालवा, सौराष्ट्र पर भी उन्होंने क्या? विजय प्राप्त की। विजय मतलब जीत को हासिल किया। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी
द्वितीय के साथ युद्ध में भी सफलता नहीं मिली थी, जबकि जब उससे पहले किसने, राजा पुलकेशी ने उनके साथ युद्ध किया था, उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य से उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने एक छोटा सा स्टार्ट किया था, थानेश्वर से शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे सभी राज्यों से क्या करने लगे, वो युद्ध करते हुए अंत में एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सम्राट हर्षवर्धन ने। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का कैसा शासन था, वो कैसे संचालन करते थे। संचालन मतलब अपनी राज्यसभा का किस तरह से व्यवस्था करते थे। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र पर हर्षवर्धन स्वयं देखरेख करते थे। पूरी व्यवस्था पर कौन देखरेख करता था, सम्राट हर्षवर्धन। निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करते थे। निरीक्षण करने यानी कि उनका देख रेख करने, समय समय पर उनको ध्यान देखने के लिए वे स्वयं क्या करते थे, अपने पूरे राज्य में क्या करते थे, निरीक्षण करने के लिए जाते थे। वे अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांटा था। उन्होंने अपने पूरे दिनचर्या को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, जिसका प्रथम भाग जो था वो क्या था, संचालन करना। संचालन करना यानी कि पूरा मैनेजमेंट करना, किस प्रकार से हमें व्यवस्था करनी। दूसरा भाग जो था प्रजा कल्याण यानी कि लोगों का भला करना। और तीसरा जो कार्य था वो कैसा था, धार्मिक कार्य। ये उनके जीवन की क्या थी, दिनचर्या थी प्रतिदिन की। संचालन में वह न्याय प्रिय थे, हमेशा सबके साथ क्या करते थे, न्याय करते थे। कर्तव्य पालन थे, अत्यंत नियमित थे और रेगुलर यानी कि नियमित अपना कार्य करते थे। कौन, सम्राट हर्षवर्धन। सदा कार्य करते समय वह भोजन करना भी भूल जाते, यहाँ तक कि ये सारे कार्य करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए वो कभी कभी क्या भूल जाते थे, भोजन करना भी भूल जाते थे। कौन, सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने राजा के अनेक विश्राम कर, उन्होंने अपने अंदर क्या बनाया था, राज्य के अंदर अनेक क्या बनाए थे, विश्राम गृह। विश्राम गृह मतलब जहाँ पर हम क्या कर सकते, विश्राम कर सकते, ऐसे गृह बनवाए थे। बावड़ियाँ बनवाई थी, कुआं बनवाए थे, तालाब बनवाए थे, मठ बनवाए थे। मठ यानी कि जहाँ पर बहुत साधु संत जो लोग जहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मठ। विहार आदि बनवाए थे। किसने बनवाए थे, सम्राट अशोक ने। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई जीव की हिंसा करेगा यानी किसी भी तरह के पशु की अगर हिंसा करेगा तो उस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध, उस पर भी एक कानून लागू करवा दिया था। प्रतिवर्ष वह एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाते थे। हर साल वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म की चर्चा सभा यानी कि वार्तालाप के लिए एक बहुत बड़ी सभा बुलाते थे। हर 5 वर्ष में प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर के आभूषण के खाली हो जाने तक क्या करते थे, दान करते थे। देखो कैसे राजा कितने कि जो इतना दान करते थे कि हमारे उनके स्वयं के शरीर के आभूषण तक भी वो क्या कर लेते थे, दान कर देते थे। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाण भट्ट हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हर्षवर्धन जो थे उनके यहाँ के जो महाकवि थे उनका नाम क्या था, बाण भट्ट, जो कि उनकी राज्यसभा की क्या बढ़ाते थे, शोभा बढ़ाते। उनकी महान रचना है जो है हर्षचरित्र कादंबरी संस्कृत साहित्य के अद्वितीय स्थान रखती है। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी एक क्या थे, साहित्यकार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 क्या लिखी है, नाटक भी लिखे हैं। सम्राट हर्ष के समय कई महत्वपूर्ण बातें जो हर्षचरिता के अंदर जानने को मिलती। अगर हमें और भी इनके बारे में जानना, किसके बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में या सम्राट हर्षवर्धन के बारे में, तो हमें कहाँ, हर्षचरिता के अंदर हमें और भी जानकारी प्राप्त होगी। आगे पढ़ेंगे। हेवन सांग। सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। हर्ष ने अपने राज्य में कौन सी एक विद्यापीठ का स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, नालंदा विद्यापीठ। और आचार्य सिद्धव्रत को आवश्यकता सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई थी। देखो हर्षवर्धन ने किसकी स्थापना करी थी, ये नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में आपको पता ही है, ये बहुत बड़ा क्या है, विद्यापीठ है। नालंदा विद्यापीठ के रखरखाव के लिए उन्होंने 100 जितने गांव दे दिए थे। इसकी रखरखाव के लिए, किसके, नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 100 जितने गांव किसे दे दिए थे, सम्राट हर्षवर्धन ने। लौह, स्वर्ण, पारा के भस्म, औषधि उपयोग बतलाने वाले राशन शास्त्र नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही है। कैसा था लोगों का जीवन उस टाइम, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, कब, जब कौन थे,
सम्राट हर्षवर्धन का राज्य था तब उस टाइम कैसा था। तत्कालीन नगर और गांवों के चारों तरफ किलाबंदी थी। नगर के चारों ओर, गांव के चारों ओर क्या थी? किलाबंदी। किलाबंदी आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए एक गांव है, इस गांव के चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको? किलाबंदी, जिससे क्या हो, बाहरी कोई भी अंदर आ ना सके। उनमें प्रवेश के लिए एक बड़े दरवाजे भी थे। बड़े बड़े क्या थे? दरवाजे थे। समाज में मुख्य चार वर्ण थे। वर्ण मतलब 4 तरह की जातियाँ थी वहाँ पर। पर्दा प्रथा थी। अंतरजातीय विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। पर्दा प्रथा यानी कि पहले आपको पता है ना, जैसे स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता था, अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकता था, परंतु प्रथा प्रचलित नहीं थी। यहाँ पर ये प्रथाएं सारी प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। ये सारी प्रथाएं भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगर कोई किसी का पति मर जाए तो वो पुनः विवाह कर सकती है। बाल विवाह, इन सभी चीज़ों को उन्होंने क्या करते थे? रोक लगाया। लोग भोजन में दूध और उसकी बनावटों के उपरांत गेहूँ, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही क्या था? खुशनुमा। लोग सादा सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती और स्त्रियाँ क्या पहनती थी? साड़ी पहनती थी। किसके राज्य में? सम्राट हर्षवर्धन के। उनके गहनों में फूलमाला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता था। मनोरंजन में शतरंज और चौरस भी प्रचलित थे। शतरंज का खेल आप जानते हो, और चौरस, ये भी वहाँ मनोरंजन के लिए क्या किया जाता? खेला जाता था। नट मदारी गाँव में घूमकर लोगों को क्या करता था? मनोरंजन करता था। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वहाँ का जो व्यवसाय था वो क्या था? प्रमुख रूप से कृषि करना और पशुओं का पालन करना। जमीन में मसूद 1.6 उत्पादन का छठा भाग जितना कि नहीवत लिया जाता। आंतर और बाह्य व्यापारी वैश्यों के हस्तक्षेप थे। व्यापार और चीज वस्तु के आयात निर्यात भी पाटलिपुत्र से भ्रंग कच्छ बंदरगाह तक एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ थी। यहाँ तक कि अगर वहाँ पर कृषि या फिर किसी और चीज़ में अच्छा व्यापार होता तो आयात निर्यात भी किया जाता। आयात निर्यात मतलब क्या होता बच्चों? कि अन्य राज्य के साथ क्या कर सकते? सामान की हेरा फेरी वो कर सकते, किसी से ले भी सकते और किसी को दे भी सकते। तो ये भी उनके साम्राज्य में होता था। व्यापार का विनिमय करना, जैसे मैंने बताया, एक से दूसरों को देना। विनिमय के लिए सोना चांदी के सिक्कों का भी चलन था। गहनों, मूर्ति, हाथी दांत, इमारती लकड़ी का गृह उपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ी थी। उस टाइम हमारे भारत का पलड़ा क्या था? भारी था। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में। हर्षवर्धन के युग दौरान रोमन से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला जा रहा था। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में भी सर्वधर्म संभावना की थी। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न, ये सब किस तरह से पता चला? तो ये सब कैसे पता चला हम सबको? एक चीनी यात्री जिसने अपनी क्या लिखी? देनंदी मतलब अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा था? इन सारी चीज़ों के बारे में। किसके बारे में? सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा। और वो महाश्री कौन थे? हेवन सांग, जो कि एक चीनी यात्री थे। आया समझ में आपको? जैसा कि अपने यहाँ पे देखा था कि राजा हर्षवर्धन जो थे वो कैसे अपने जीवन के अंदर उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था का कैसे संचालन, कैसे व्यवस्था किया था, और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? एक चीनी यात्री जो कहाँ आया था? भारत के अंदर आया था, और उसने अपनी देनंदिनी यानी कि अपनी एक डायरी के अंदर किसके बारे में? सम्राट हर्षवर्धन के बारे में ये सारी चीजें लिखी थी, जिससे हमें ये सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो आपको समझ में आया सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरे राज्य के बारे में जिसका नाम है वातापी, और वातापी के एक राजा है जिनका नाम क्या है? पुलकेशी। कि पुलकेशी ने किस प्रकार से कौन कौन से नाटक, कैसे साहित्यकार उन्होंने अपने समय में किस प्रकार से अपने राज्य की व्यवस्था संभाली थी। ओके बच्चों, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।